चैप्टर 10 गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल। 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। इसके पश्चात सामंतवाद नामक नई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षत्रियता की भावना का उद्भव हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। प्रमुख संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा नहीं जा सका। राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्क शासन की स्थापना तक जारी रहा। गुप्त वंश के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण निम्नलिखित है। राजवंश मैत्रक, स्थान वल्लभी। प्रमुख शासक जो है भट्टारक, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धनरपटगुहसेन और शिलादित्य प्रथम। इनका उपलब्धि जो रहा गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों को लंबे समय तक शासन किया। नेक्स्ट है मौखरी राजवंश और इसका जो स्थान रहा कन्नौज रहा है और हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा प्रमुख शासक रहा है। इन्होंने हूनों को पराजित कर पूर्वी भारत को उसके आक्रमण से बचाया। मौखरी राजवंश। पुष्यभूति, इसका स्थान रहा थानेश्वर। पुष्यभूति, प्रभाकरण वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो ये पुष्यभूति को वर्धन वंश भी बोलते हैं। विशाल राज स्थापित किया, इसका उपलब्धि रहा। प्रवर्ती गुप्त, मगध इसका स्थान रहा है। महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन प्रमुख शासक रहे। मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जारी रहा। चंद्र या गौर, बंगाल में इसका शासन रहा है। प्रमुख शासक में शशांक रहा है और थानेश्वर और कन्नौज शासकों से इसकी शत्रुता रही है। थानेश्वर की पुष्यभूति या वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर की पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, किंतु हूनों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यह राजवंश हूनों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुए। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरण वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकरण वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। गौर शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। ह्वेनसांग का विवरण। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। वह चीन में 629 ईस्वी में चीन से 629 में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने अपना ग्रंथ शियुकी के नाम से लिखा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च था। उसने शूद्रों को किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के बीच। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ह्वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष के साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। जो हर्ष की उपाधियां परम भट्टारक, महाधिराज, कल्पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परमा महेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिन राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसको समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने वंश यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। हर्ष का शासनकाल जो रहा है, हर्ष ने शशांक गौर शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राज्यों का भी अपने अधीन कर लिया।
ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया। ये संभवतः राज्य हैं पंजाब, कन्नौज, गौर या बंगाल, मिथिला, उड़ीसा। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल और कांची पे विजय प्राप्त की। हर्ष के साम्राज्य में प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक विस्तृत था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई और कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष के शासनकाल और समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग के संस्मरण से मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम तक और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ह्वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगिनी सेना कहता है, जिसमें पैदल, घुड़सवार रथ, हाथी की टुकड़ियां थी। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री के सचिव अमात्य कहा जाता था। भांडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अवंती विदेश सचिव था और जिसका संज्ञा महासंघि विग्रह थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वरोही सेना का प्रधान अधिकारी था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानीय संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगोलिक कर वसूलने वाला पुष्ट पाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपद का 6वां भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। हर्ष और बौद्ध धर्म। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव के परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय भी हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। हर्षवर्धन कालीन साहित्य। 2 प्रमुख साहित्य उनके समय का है। एक बाणभट्ट का हर्षचरित या कादम्बरी और एक है मयूर सूर्य शतक। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद की रचना की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहे जाते थे। प्रशासनिक की सुविधा के लिए हर्ष साम्राज्य के कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन के प्रधान ग्रामाध्यक्ष पट्टलिक कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायुक्त का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में उसका शासन था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष।
हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था और इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सम्मिलित हुए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंशों का अधिकार हो गया। बंगाल के पाल वंश। वैनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में 4 राज्य थे, पुंड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्ति। पाल शासकों के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार, कन्नौज तक था। उसका शासन खाड़ी से लेकर दिल्ली तक और जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। प्रमुख पाल शासक गोपाल। 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति और अव्यवस्था फैल चुकी थी। बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की और उसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। धर्मपाल उसके बाद शासक हुआ। धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक राज्य संभाला। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने चक्रायुध की गद्दी पर बैठने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि शोरडल ने इसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने धर्मपाल ने चक्रायुध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि शोरडल ने उसे उत्तरापद स्वामी का उपाधि दी और संबोधित किया। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके मठ बौद्ध विहार बनाए। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है की स्थापना की। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा। उसके अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। देवपाल के शासन काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गया। देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक हुए। पाल शासकों में महिपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति का पुनर्स्थापित हुई। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक की रचयिता वज्रदत्त को उसने संरक्षण दिया। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उसने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासकों ने से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांव की आमदनी देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। महिपाल प्रथम। महिपाल पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। महिपाल दूसरा संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। उसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित किया। उसने बौद्ध भिक्षु अतीशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था।
रामपाल। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में केवरतों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख संध्या कर नंदी की रचित रामचरित पुस्तक से मिलता है। रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदन पाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। रामपाल के निधन के बाद गढ़ वालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक राज्य का विस्तार किया था। पालकालीन संस्कृति। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसके काल में संत रक्षित क्रमशील दीपंकर नामक विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। पाल कलाकारों को कांस्य मूर्ति बनाने में महारत हासिल थी। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों के प्रभावों से पाल शासनकाल में मूर्ति कला का विकास हुआ। इस कला का प्रमुख केंद्र था नालंदा, बोधगया और कुर्कीहार। संस्कृत के अतिरिक्त बंगला लिपि भाषा जनभाषा की प्रगति पालों की अधीन हुई। हिंदू काव्य दयाभाग के जन्मदाता जीमूतवाहन पाल वंश शासकों ने उसे संरक्षण दिया। दयाभाग के जन्मदाता जीमूतवाहन। बंगाल में सैन वंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में सैन वंश का शासन आया। सैन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे ने गढ़ नामक स्थान पर की। प्रमुख शासक में विजय सेन। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सैन वंश का प्रथम महान शासक था। देवपारा प्रशस्ति में विजय सेन को यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया, उसे नाव्य एवं वीर को पराजित किया था। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक 2 राजधानियों का स्थापना की। उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्रीहर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। उसकी पुष्टि उसके अराजई वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होता है। उसकी अन्य उपाधि परमेश्वर, परम भट्टारक, महाधिराज थी। बल्लाल सेन। बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था। लघु भारत एवं बिल्लाल रचित ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है बल्लाल का उत्तराधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार पे था। इसके अतिरिक्त राधा, वीरेंद्र, बागरी, बंगाल बल्लाल सेन के अन्य 4 प्रांत थे। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान और विद्वानों के संरक्षक था। उसने दान सागर ग्रंथ की रचना की। एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाया। दान सागर की रचना बल्लाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर भी बल्लाल सेन ने किया था। बल्लाल सेन बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों को कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना था। बल्लाल सेन ने गोडेश्वर, परमेश्वर, निशंकर, परम भट्टारक, महाधिराज जैसी उपाधि धारण की। अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया। गोडेश्वर, निशंकर की उपाधि से उसके शैव मतावलंबी होने का आभास मिलता है। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन लगभग 1179 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और उसका शासन संपूर्ण बंगाल पे था। उसने बंगाल को प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती की स्थापना की। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया। इस घटना का वर्णन मिन्हाज ने तबकात-ए-नासरी में किया है। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती को आक्रमण कर नष्ट कर दिया। और मिन्हाज ने इस बात को तबकात-ए-नासरी में लिखा है। लक्ष्मण सेन स्वयं एक विद्वान था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना को पूरा किया और श्रीधर उसका दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन की सभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण वर्चस्व की रचयिता हलायुध
आदि निवास करते थे। हलायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखों में उसे ब्रह्म भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में हमें कलहन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक इस वंश के हैं: कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। राजतरंगिणी कश्मीर के राजवंश, तो इसमें 3 वंश प्रमुखतः: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का अपना विशेष महत्व है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के प्रारंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासन के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। कलहन के राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है, जिसमें लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से छठे तरंग में कारकेट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है और 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहन ने इसे पक्षरहित होकर राजाओं के दोष गुणों का वर्णन किया। यही कारण है इतिहास लेखन में इस साक्ष्यों के आधार पर लेखन का कार्य किया गया है। कारकेट वंश। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना की। हुएनसंग उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पे आया था। दुर्लभवर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी तक अगला शासक बना। दुर्लभक के बाद चंद्रापीर राजा हुआ, जो अन्य न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात तारापीर शासक हुआ। कलहन ने उसे क्रूर और निर्दयी बताया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपीर 724 से 760 ईस्वी तक था। इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। तो मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपीर ने करवाया था। यह मंदिर कश्मीर के स्थापत्य और दक्षिण कला का सुंदर। मुक्तिपीर का सबसे उल्लेखनीय सफलता कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। कारकेट वंश के अंतिम शासक जयापीड़ था। 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही कारकेट वंश का शासन की समाप्ति हो गई। कारकेट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना हुई। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की 855 से 883 ईस्वी के बीच। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना भी उसने की। इसके अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 1003 में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज नामक शासक बना, जिसे लोहार वंश की नींव डाली। लोहार वंश। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता करती थी। लाहौर वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्सल और सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष और उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। कलहन राजतरंगिणी के लेखक और हर्ष के आश्रित कवि था। उसने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी तक का शासनकाल था। उसने अपने शासनकाल में यमनों को पराजित किया और कलहन की राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के शासनकाल के ही साथ समाप्त हो जाता है। 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया। कश्मीर
पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल अबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। राजपूत राजवंश। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के पश्चात अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारतीय इतिहास राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रचलित है। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाला एक जाति मानते हैं, तो कुछ इसे विदेशियों की संतान मानते हैं। राजपूत वंशों में गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, गढ़वाल आदि प्रमुख हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों का राज उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। वह गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से लोहा लिया, पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था, जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार का राजधानी बनाया। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, और कल्हण और अरबी यात्री सुलेमान के विवरणों से हमें इस काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को अपने समय की 2 प्रबल जातियों पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। उसे विष्णु भक्त कहा जाता था। उसने विष्णु के समान आदि, वराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण की। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया। उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु उसे कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा। महेंद्रपाल के राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। तो महेंद्रपाल के सभा में राजशेखर निवास करते थे और उसका राजगुरु भी था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे जैन ग्रंथों की रचना की। महिपाल प्रथम। महिपाल एक कुशल और प्रतापी राजा था। उसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बोड़ा कह के पुकारता था, जो संभवतः आदि बराह का अशुद्ध उच्चारण है। महिपाल का शासन शांति और समृद्धि का काल रहा है। उसके आर्यवर्त का महाधिराज कहता था। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल जैसे कमजोर शासक हुए। अतः उनके समय में प्रतिहार राज्य टूटने की स्थिति में और भी तेज होगी। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को पराजित किया, और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल की पराजित किया। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। अब कन्नौज के गढ़वाल वंश।
कन्नौज का मूल निवास विंध्याचल के पर्वतीय वन पर्वत माना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज के गढ़वाल वंश की स्थापना की। चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। दिल्ली के तोमरों ने भी उसकी राजधानिता स्वीकार की, उसे महाधिराज की उपाधि दी। प्रमुख शासक जो है गढ़वाल का गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का ही समस्त भागों को अपने अधिकार कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। उसके लेखकों में विविध विद्याचार वाचस्पति कहा गया। लक्ष्मीधर गोविंद चंद का शांति और युद्ध मंत्री था। वह भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसे कृत्यक कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे तत्कालीन राजनीतिक, समाज और संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। जयचंद, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। भारतीय लोक साहित्य और कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और मारा गया। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन से भी पराजित होना पड़ा था। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने निषेध चरित और खंडन खाद्य की रचना की। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ भी किया था। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन को समाप्त कर दिया। संभकारी के चौहान वंश 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित संभकारी सांभर और अजमेर के निकट के चौहान राज्य के विकास का इतिहास का विशेष महत्व है। इस वंश का प्रारंभिक इतिहास और वंशावली का ज्ञान हमें विग्रह राज द्वितीय के हर्ष प्रशस्तर अभिलेख और सोमेश्वर के समय में बिजोलिया प्रशस्तर के लेख से मिलता है। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाक्तिपात प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। प्रमुख शासक जो संभकारी के चौहान वंश का है वो अजयराज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना। हुआ पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था और अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। तो अजयराज अजमेर को अपना राजधानी बनाया और अजमेर की स्थापना की। अजयराज के उत्तराधिकारी अन्नोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ या बिशलदेव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर उन्हें अपना सामंत बनाना था। बिशलदेव विजेता होने के साथ साथ यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। बिशलदेव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनाया। उसके दरबार में कथासी सागर के रचयिता सोमदेव रहते थे, जिन्होंने बिशलदेव के सम्मान में ललिता विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान और अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। वह चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक था। उसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण किया। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध संघर्ष 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। संभवतः परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा, पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदायी दाई ने पृथ्वीराज रासो में अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। कालांतर में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर के पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। नन्नुक के पोत जयशक्ति अथवा जोजा के नाम पर यह प्रदेश जोजा भुक्ति कहलाया। प्रमुख शासक यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी और महाकौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया। धांगदेव यशोवर्मन का पुत्र था। उसने प्रतिहारों से संपूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता। कालिंजार को उसने अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर का विजय धांग सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी और उसके विरुद्ध बने हिंदू शासकों को संघ में सम्मिलित किया। धांग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ अन्य मंदिरों का निर्माण किया। धांग के शासनकाल में निर्मित खजुराहो को विश्वविख्यात मंदिर स्थापित कला का एक अनोखा उदाहरण है। धांग के बाद उसका पुत्र गंडदेव राजा हुए। विद्याधर गंडदेव का पुत्र था, जो चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुसलमान लेखक उसका नाम का उल्लेख चंद्र और विद्या के नाम से करते हैं। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया और अब महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ था। जो कारण था यो महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया था। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज और कलचुरी शासक गंगईदेव को पराजित कर उसके अपने अधीन कर लिया। चंदेल शासक के अंतिम शक्तिशाली शासक परमारसदेव परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पे अधिकार कर लिया। अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिल गया। मालवा का परमार वंश। परमार वंश का शुभारंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा प्रांत में हुआ था और उपेंद्र अथवा कृष्ण राज द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश का प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक सीयक अथवा श्रीहर्ष था और परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धार हो गई। प्रमुख शासक जो है वाक्तपति मुंज। मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाक्तमुंज के समय में प्रारंभ हुआ। वह मंजू कला और साहित्य का महान संरक्षक था। धार में मंजू सागर झील का भी निर्माण उन्होंने कराया। मुंज ने श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, अमोद वर्ष आदि उपाधि धारण की। मुंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की और कोथेम दानपत्र से विवादित है, क्योंकि वाक्तपी मुंज ने हुन्नों को भी पराजित किया था। मुंज सफल विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध आदि विद्वान थे। राजा भोज 1000 से 1055 ईस्वी तक। भोज मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने तुर्कों को पराजित किया और धार को अपना राजधानी बनाया। राजा भोज ने नवशाह अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता दी थी।
भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात है। कहा जाता है उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि में 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पे, आयुर्वेद, सर्वस्व तथा स्थापित कला पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद नाम लिखा अन्य प्रसिद्ध रचना है भोज की। भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया, एक बड़े भोजसर नामक तालाब का निर्माण भी कराया। चालुक्यों की उत्पत्ति का अब हम लोग गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश के बारे में जानेंगे। चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद रहा है। परामिहिर की बृहत संहिता में उन्हें शूलिक जाति का माना जाता है, जबकि पृथ्वीराज राजसो ने इसकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई है। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भूभाग पर जीतकर आंडिलवाड की अपना राजधानी बनाया। इस वंश का शासक जैन धर्म के पोषक और संरक्षक था। प्रमुख शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट किया। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को, जो पहले लकड़ी और ईंटों से निर्मित था, को पत्थर से निर्मित कराया। भीम प्रथम के सेना नायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। जय सिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की और परकर्मी और वीर होने के साथ साथ विद्वानों को आश्रयदाता भी था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर उसने एक मंडप का निर्माण कराया, जहां उसने हाथियों के आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया। उसने सिद्धराज में रुद्र महाकाल का मंदिर बनाया। सिद्धराज स्वयं शैव था, लेकिन जैन विद्वान हेमचंद्र का सम्मान करता था। कुमारपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। उसके पश्चात परम अर्हत की उपाधि धारण की, संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को पशु हत्या, मद्यपान, धूर्त क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया। जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की और कुमारपाल चरित नामक काव्य में जयसिंह सूरी नामक कवि ने उसका यशोगान किया है। अजयपाल कुमारपाल का उत्तराधिकारी था। उसके शासन में शैव और जैन धर्मावलंबियों के गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अन्य शासक में मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था। मूलराज द्वितीय 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। उसने चालुक्य शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। भीमराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण 1178 ईस्वी को विफल किया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन के ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर आहिनवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब गुप्तोत्तर कालीन अन्य राजवंश जो है उनके बारे में जाने। गुप्तोत्तर कालीन अन्य राजवंश में गौर वंश प्रमुख है। गौर बंगाल का प्रमुख राजवंश था। बंगाल में गौर राजपूतों को लंबे समय तक शासन रहा। शशांक गौर वंश का सबसे प्रतापी राजा था। वह सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन था। संपूर्ण भारत पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता था। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन का वध किया। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। उसकी महत्वाकांक्षा को बंगाल तक ही सीमित किया। शशांक के बाद गौर वंश का पतन हो गया। बाद में इस वंश के किसी क्षत्रिय ने बंगाल में समृद्ध
पाल वंश की रचना की, पाल वंश की नींव रखी। पाल वंश के अनेक शिलालेखों और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि ये विशुद्ध सूर्यवंशी थे, लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के कारण ब्राह्मणवादियों ने चंद्रगुप्त अशोक महान की तरह इसे भी शूद्र घोषित करने का प्रयास किया। अरे साला। एक अन्य मान्यता के अनुसार बंगाल का शासक शशांक ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर जड़ों में आग लगवा दी थी। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे। भट्टारक ने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और वल्लभी को अपना राजधानी बनाया। इस वंश के शासक शिलादित्य प्रथम के शासन काल में यह वंश बहुत प्रभावशाली हो गया था। इस वंश के शासक मालवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी फैल गया था। बाद में मैत्रकों को दक्कन के चालुक्य और कन्नौज के शासक हर्ष से पराजित होना पड़ा। इस वंश के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से हर्षपुत्री का विवाह किया था। भट्टारक और उसके उत्तराधिकारी धार्मिक ग्रंथों के महान संरक्षक थे। वल्लभी बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कलचुरी या चेदी वंश का संस्थापक कोल्लल प्रथम ने की थी। ये त्रिपुरी को अपना राजधानी बनाया। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षेत्रीय थे। गंगईदेव इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 1181 ईस्वी तक आते आते अज्ञात कारणों से इस वंश का पतन हो गया। कलचुरी शासक त्रैकुटक वंश का संवत का प्रयोग करते थे, जो 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा अनंत वर्मा चोरगंग था। उसने 976 से 148 ईस्वी तक शासन किया। पूर्वी गंग वंश के शासक धर्म और कला के महान संरक्षक थे। अनंत वर्मा ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा पूर्वी गंग वंश के शासकों द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भी विश्वविख्यात। उसकी राजधानी का नाम कलिंग नगर था, जो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुखलिंगम है। काकतीय वंश कल्याणी के चालुक्य वंश का उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंत के रूप में अपने राज्य में शासन करते थे। चालुक्य साम्राज्य के विघटन काल में काकतीय वंशीय प्रोल द्वितीय ने अपने राज्यों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर लिया। उसने गोदावरी और कृष्णा के बीच के प्रदेश पर अपना क्षत्र शासन स्थापित कर लिया। रुद्र प्रथम में वारंगल का काकतीय राज्य की राजधानी बताया गया। वारंगल काकतीय वंश का राजधानी था। काकतीय राज्य का रुद्र प्रथम काकतीय राज्य के सबसे योग्य और साहसी राजाओं में से एक था। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया। रुद्र प्रथम के बाद महादेव गणपति शासक बने। गणपति ने विदेश व्यापार पर अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने विभिन्न बाधक तटकरों को समाप्त कर मोटपल्ली उसके काल का प्रमुख बंदरगाह था। होयसल वंश यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसलिए इस कुल के राजाओं के उत्कीर्ण लेखों में अपने को यादव कुलीपति कहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय इस वंश को विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया और द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया। होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। विष्णुवर्धन के शासनकाल में बना होयसल का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध हुआ। गुप्तोत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कर व्यवस्था जो है वो 1/12 से लेकर 5/6 भाग तक निर्धारित था।
सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग का सर्वप्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती में मिलता है। मुद्रा में जो है कपदरक कहा गया है मुद्रा को। शूद्रों को स्थिति सर्वाधिक, समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। कृषि कार्य में आमतौर में शूद्रों का प्रयोग किया जाता था। तो अब हम लोग कला संस्कृति के बारे में है गुप्तोत्तर काल में। उसमें गुप्तोत्तर काल की वास्तुकला के मुख्य कृतियां मंदिर है। भौगोलिक आधार पे शास्त्रकारों की इसकी 3 शैलियां निर्धारित की है: नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वतीय भूभाग में विकसित हुई। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। इस शैली के मंदिरों के शिखर में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय मंदिर शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार, ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषता थी। नागर शैली की प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथपुरी, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर मढ़ौरा, दिलवारा का जैन मंदिर आदि प्रमुख है। द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा और कन्याकुमारी अंतरद्वीप के बीच अर्थात आधुनिक तमिलनाडु प्रदेश में है। इस शैली के मंदिरों के बनावट की विशेषता है: वर्गाकार गर्भगृह, पिरानुडनामा अर्थात ऊपर की ओर आकार की छोटी हुई मंजिलों का बना शिखर। इसका 8 या 6 कोनों के गुंबज के आकार का होता है। पल्लव, चालुक्य, चोल, पांड्य शासकों के शासनकाल में मुख्यतः इस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम कांची के मंदिर, बतापी ऐहोल के मंदिर, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। बेसर शैली का विस्तार विंध्य से कर्णावती कृष्णा नदी के बीच के भाग को कहा जाता है। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का तत्व मिश्रित है। बेसर शैली के मंदिरों में देउल, गर्भगृह, जगमोहन होता था। इस शैली के मंदिर अर्ध गोलाकार होते थे। होयसाल, राष्ट्रकूट और ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर बेसर शैली से निर्मित। तो इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय गुप्तोत्तर काल मुख्य प्राचीन भारत समाप्त हुआ। धन्यवाद।